हाय एवरीवन, आई नो आप सभी को काफ़ी डर लग रहा है बिकॉज 15 दिन बचे। अब बस 15 दिन बाद जो है आपका सीयूईटी का एग्ज़ाम आ जाएगा और जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। लगभग 1 साल से ज़्यादा का इंतज़ार होता है ये, बिकॉज आप पूरी क्लास 12th में पढ़ाई करते हो और उस पूरी पढ़ाई का जो आपका रिजल्ट है ना वो अब आपको दिखाई देगा। तो देखो, ये तो ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि आपको यहाँ पर मैं 15 दिन की स्ट्रैटेजी बता दूंगी तो आप ये फॉलो कर लोगे तो बिल्कुल एकदम टकाटक एकदम फुल मार्क्स आ जाएंगे। सो ये स्ट्रैटेजी जो है आपके तभी यूजफुल होगी जब आपने ऑलरेडी पहले से भी सारी चीज़ें जो है करके रखी है। अब ये स्ट्रैटेजी आपको जो है, जो होता है ना, टॉपर बनाने के लिए जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि अभी भी बहुत बिल्कुल क्लूलेस है कि उनको क्या करना है। उनके लिए ये स्ट्रैटेजी एक मार्गदर्शन की तरह काम करेगी, उनको थोड़ा रास्ता दिखाएगी कि अब आखिरी के 15 दिन में हम करें तो क्या करें। एक्चुअली होता है ना, जब बहुत सारी चीज़ें करने को होती है तो हम सब कुछ छोड़ देते हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा, ये वाला बड़ा एटीट्यूड होता है। जब बहुत सारी चीज़ होती है, ये भी करना 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 है, तो हम सोचते रह जाते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। तो अभी मैं आपको जो एक स्ट्रीमलाइन तरीका बता दूंगी, भाई आपको इन 15 दिन में क्या करना है, उसके बाहर आपको कुछ नहीं करना है। उन 15 दिन को आप आराम से डिलीजेंटली तरीके से जो है फॉलो करिए और ट्रस्ट मी, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। आप सब लोग मुझसे बात कर रहे होगे फ्यूचर में और कह रहे होगे कि यस मैम बहुत आसान पेपर था, कुछ भी नहीं था, हम फालतू इतनी टेंशन ले रहे थे, देखो हम अच्छे अच्छे कॉलेजेस में आ गए हैं। सो चीज़ों को मैनिफेस्ट करो, पॉजिटिव रहो, देखो, सोचो, इमेजिन करो, ये खुशी मनाओ कि 15 दिन बाद हम जो है फ्री हो जाएंगे, फिर हमें सिर्फ रहेगा इंतज़ार अपने रिजल्ट का। ठीक है, तो ये सब चीज़ें सोचकर जो है एक पॉजिटिविटी आती है। सो आखिरी 15 दिन की स्ट्रैटेजी मैं आपको बता देती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बता देती हूँ जिनको आपको फॉलो करना है और आपको इससे जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि अब जो है आपको कोई भी नई चीज़ जो है स्टार्ट नहीं करनी है। कोई भी नई चीज़ अगर आपसे कोई बोले कि अरे ये वाला चैप्टर तो रह गया, अरे ये वाली चीज़ तो हमने करी नहीं, अरे तूने वो ब्लू वाले बॉक्सेस नहीं करे जो बुक में होते हैं, अरे वो तो आएंगे। तो अब जो है आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने कान बंद कर लो, जो कुछ बोल रहा है बोलते रहने दो, जो भी बोल रहे हैं, क्योंकि एंड टाइम में ना कंफ्यूज करने वाले 1000 लोग खड़े हुए होते हैं, रास्ता क्लियर रास्ता दिखाने वाले कोई नहीं होता। तो बस यही है कि आखिरी के टाइम पर किसी की कुछ मत सुनो, कोई बोल रहा है हाँ हाँ बोल दो, कर लिया कर लिया कर लिया, ठीक है। अब बस आपको जो आपने पढ़ा है बस उसी को रिवाइज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवाइज करो। इसका 15 दिन का अपना टारगेट बना लो। अगर आपके पास एक लैंग्वेज है ना, अगर मैं एक पूरा एक नॉर्मल बच्चे ने जो भी डोमेन्स लिए होते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको बताऊं तो आपके एक नॉर्मल स्टूडेंट, एक नॉर्मल एक क्राइटेरिया यही है कि सबने एक एक लैंग्वेज ले रखा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 डोमेन तो होंगे ही होंगे, है ना, और एक जीटी होगा। तो अब इनको रिवाइज करने के लिए आपको दिन में क्या क्या करना है, देखो 3 डोमेन के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। किसके ऊपर फोकस करना है? इन डोमेन्स के ऊपर। अब ये जो है वैरी भी करेगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके एग्जाम में डोमेन्स ना मांग रहे हो, जिनके एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ स्कोर मांगा जा रहा है जीटी का। जीटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे कॉलेजेस है जो कि बोल रहे हैं कि भाई हमारे कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको एक लैंग्वेज और एक जीटी चाहिए, उसमें आपका बढ़िया स्कोर होना चाहिए। तो आप पहले ये देखो कि भाई आपकी प्रायोरिटी क्या है, उस हिसाब से आप अपने प्लान को जो है बनाओ 15 दिन के। अगर आपका कॉलेजेस डिमांड करे कि भाई 3 डोमेन और एक लैंग्वेज में अच्छा होना चाहिए तो आप डोमेन के ऊपर फोकस करो। बट अगर आपका कॉलेज बोल रहा है कि भाई जीटी के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो जीटी के ऊपर फोकस करो। आपको डिसाइड करना है। एक स्ट्रैटेजी हर बच्चे के लिए काम नहीं आएगी। जो सब लोग एक स्ट्रैटेजी सबके लिए बता रहे हैं मैं वैसे नहीं बताऊंगी। आपकी स्ट्रैटेजी आपको खुद बनानी है। आपको देखना है कि आप कौन से कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो, वहां पर क्या मांगा जा रहा है और आपने कौन से डोमेन सेलेक्ट करे। अगर आपके डोमेन वहां पर नहीं मांगे जा रहे हैं, लैंग्वेज और जीटी की ज्यादा इंपॉर्टेंस है तो इनकी ज्यादा प्रैक्टिस करो ना। दिन में हाफ इसके ऊपर फोकस करो, हाफ डे में, और हाफ डे में जो है इसके ऊपर फोकस करो, है ना। जीटी की रिवीजन तो मैं करा रही हूँ, आपका जो जीके है, आपका करंट अफेयर्स है, उसको मैं करवा रही हूँ, उसके ऊपर फोकस करो, वो क्लास जो है मिस मत करो। अब जो है रिवीजन का टाइम है, इस टाइम पर आप कुछ भी नई चीज करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे।
और डोमेन में तो स्पेसिफिकली कोई भी नई चीज मत करना। एक बार को मैं बोलती हूँ लैंग्वेज और जीटी में नई चीजें हो सकती है, बिकॉज पूरे साल फोकस नहीं किया आपने, है ना, पूरे साल आपने जीटी और लैंग्वेज के ऊपर आप इतना फोकस नहीं कर पाए। डोमेन तो किया है ना फोकस, बट डोमेन में अब कोई भी न्यू चीज नहीं करनी है। एक बारी को अगर कोई नया करंट अफेयर सुनने को मिल रहा है, नया जीके का टॉपिक सुनने को मिल रहा है, एक बार को चल जाएगा, एक बार को कर लो। एक बार को लैंग्वेज में कोई नया वोकैब का वर्ड दिखा, कोई नई चीज पता चली, नई तरीके का क्वेश्चन पता चला, कर लो। बट डोमेन में कोई नई चीज मत करना। जो भी आपके नोट्स बने हुए हैं, नोट्स तो सभी ने बनाए होंगे, या फिर कोई भी किताब है आपकी, जो भी एनसीईआरटी है उसी पे स्टिक करो। कोई एक्स्ट्रा किताब लेने की जरूरत नहीं है डोमेन्स के लिए। अपनी किताब को उठाओ, आपने जो भी अंडरलाइन कर रखा है उसको बस एक बार नजरों से घुमाते चले जाओ। रोज रोज एक एक दो दो तीन तीन चैप्टर्स जो है करो, क्योंकि अब टाइम नहीं लगना चाहिए। तो दिन में आप लेकर चलो कि 3-4 चैप्टर्स तो आपको रिवाइज करना ही है विद जीटी एंड लैंग्वेज। अगर आपके डोमेन की ये रिक्वायरमेंट है, अगर आपकी कॉलेज की ये रिक्वायरमेंट है, कॉलेज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको रिवाइज करना है। रिवीजन जो है आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, ठीक है, रिवाइज उसके हिसाब से आपको करना है, और कोई नई चीज जो है स्टार्ट नहीं करनी है। स्पेसिफिकली अगर मैं डोमेन की बात करूं, और अब बात आती है कि इस टाइम पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। कोई भी आपके पास मॉक टेस्ट अवेलेबल है, आप उसको उठाओ, और मॉक टेस्ट को सिर्फ ऐसे देखो मत कि देख रहे हो अरे क्वेश्चन है तो आता है तो आता है तो आता है। भाई पूरा माहौल बनाओ, पूरा इन्वायरमेंट सेट करो कि बोलो कि अभी जो है मुझे एग्जाम देना है 45 मिनट्स का। 45 मिनट्स देखो कितने ही होते हैं, निकाल सकते हो। ऐसा तो मैं नहीं कह रही कि 3 घंटे का एग्जाम है, 3 घंटे कैसे निकाले मैम, सुबह तो टाइम नहीं मिलता, सुबह मैं टीवी देखता हूँ, फिर मैं सुबह ये करता हूँ, फिर आपकी क्लास लेता हूँ, फिर एक और क्लास आ जाती है, तो मैं 3 घंटे लगातार कैसे निकालूँ। देखो 3 घंटे का तो मैं कह नहीं रही हूँ, आपका पेपर ही 45 मिनट्स का होगा, तो आप 45 मिनट्स नहीं निकाल सकते। 45 मिनट्स कुछ भी नहीं होते हैं, तो 45 मिनट्स निकालो। एक मॉक टेस्ट सुबह दो, एक मॉक टेस्ट शाम को दो, और मॉक टेस्ट के साथ साथ ओएमआर शीट्स पे दो। ओएमआर शीट्स जो है आप प्रिंट आउट्स निकलवा सकते हो, है ना, जिससे आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि भाई इन 45 मिनट्स में आपको क्या क्या करना है, मूड में भी आना है, क्योंकि आपको जो है पूरा माहौल भी सेट होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि एग्जाम में आपको 45 मिनट्स में पूरा एक जोन में जाने में भी टाइम लगता है। आप पेपर देखते हो, कभी कभी रिकॉल नहीं हो पाते क्वेश्चंस, तो 2-3 मिनट्स 5 मिनट्स ले लो तो जोन में जाने में लगता है, ठीक है। तो 5 मिनट्स आपके जोन में जाने में लगे, थोड़ा बहुत इधर उधर चीज़ों को फिल करने में लग जाएंगे, है ना। फिर आपके पास 40 मिनट्स बचेंगे। 40 मिनट्स में से भी मैं ये नहीं बोलूँगी कि सारे 40 मिनट्स में आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। इसमें से आपको जो है 35 मिनट्स में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और 5 मिनट जो है आपको OMR फिल करने के लिए चाहिए। तो हार्डली अगर हम प्रोडक्टिव टाइम देखें कि कितना प्रोडक्टिव टाइम है आपको एग्जाम देने के लिए, तो आपका जो प्रोडक्टिव टाइम निकल कर आ रहा है वो हार्डली 35 मिनट्स है, आधा घंटा, बस आधे घंटे। सो कोशिश करो मॉक टेस्ट में 35 मिनट्स में पेपर सॉल्व करने की। मॉक टेस्ट में आपकी स्पीड ऐसी होनी चाहिए कि आप 35 मिनट्स में पेपर सॉल्व कर पा रहे हो, और उसके बाद आप रिवीजन, OMR और जो भी एक्स्ट्रा आपने टाइम दिया है, कोई भी हो जाती है ना ऐसी चीज़ है, आपको पता नहीं होता कि उस टाइम पर क्या माहौल है, किसी बच्चे का कुछ हो गया, क्या हो गया, ध्यान उधर डाइवर्ट हो गया, तो हमें एक टाइम लेकर चलना है। तो आपको जो है मॉक टेस्ट देते वक्त ऐसे टाइम को, अपने वॉच को लेकर चलना है। टाइम जो है भागना चाहिए, यानी कि भूल गए टाइम को, घड़ी को देख देख कर आपको प्रैक्टिस करनी है। और वहीं पर प्रैक्टिस करने के बाद ये नहीं कि प्रैक्टिस करके साइड में रख दिया, उसको आपको वीकनेसेस देखनी है कि भाई अच्छा इस चीज़ में मेरी गलती हो रही है, इस चीज़ में मैं ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा हूँ, इस चीज़ में जो है आता हुआ क्वेश्चन मैं गलत कर रहा हूँ। आप अपनी कमियाँ देखिए और कमियों को सुधारिए। जब अगला मॉक टेस्ट दीजिए तो वो गलती ना हो, कोशिश करो, क्योंकि बार बार मौका नहीं आएगा। एग्जाम एक ही बार होगा ना, 2 बार तो नहीं होगा कि चलो इस बार हो गया तो अगली बार ठीक कर लेंगे, तो नहीं, एक ही बार एग्जाम होना है, तो आप ध्यान से करेंगे। वहीं पर अगला जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आप सभी को कहना चाहूँगी वो है, भाई इस टाइम पर अपने आप को ना बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट मत करो। 1000 चीज़ें हैं ऑनलाइन, 1000 लोग हैं ऑनलाइन, है ना, बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, बट अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत करो। आपको रहना है फोकस, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहना है, कम से कम सोशल मीडिया को यूज़ करना है इस टाइम पे।
मैं ये नहीं कह रही कि सोशल मीडिया यूज मत करो, रहो, क्यों, बिकॉज आपको अपने आप को अपडेटेड भी रखना है। कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आता है, कोई इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस आती है तो वो भी आपको देखनी है। बट आपको जो है फालतू लोगों से नहीं पूछना कि तेरी कितनी तैयारी होगी, तेरा कितना हो गया, अरे डर लग रहा है, तेरे को लग रहा है, तेरे को नहीं लग रहा। भाई इसमें आधा टाइम तो आप इसी में वेस्ट कर देते हो। तो मैं कह रही हूँ इसमें अपना टाइम वेस्ट मत करो। सामने वाले की सारी तैयारी हो रखी है और वो आपको इसी टाइम पे यही बैठे, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे ऑलरेडी पढ़ के बैठे हुए हैं। अब आपको जो है लास्ट में बस एक दूसरे को क्या होता है, इससे टेंशन क्रिएट होती है, डिस्ट्रैक्शन होती है। तो ये चीज़ मत करो, मत करो। जब भी पढ़ाई कर रहे हो फ़ोन को तो साइड में रख दो बिल्कुल। हाँ, जब फ़ोन यूज़ करें तब यूज़ करो, बट जब पढ़ाई कर रहे हो उस टाइम पर इसको मत लेके बैठो। अब बोलो मैम टाइमर लगाने ना, मैं 45 मिनट्स देने, आप ही ने तो बोला है। अरे भाई टाइमर लगाने घड़ी, नॉर्मल वॉच यूज़ करो, मोबाइल कोई यूज़ नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है। वहीं पर आपको क्या करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस डेली चैप्टर वाइज। सो अभी आपको सबसे ज़्यादा जो है प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान देना है, और वो भी प्रैक्टिस में बोलूँगी एमसीक्यू क्वेश्चंस। जहाँ से भी कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चंस की कोई सीरीज दिखे, कुछ दिखे, आप उस पर प्रैक्टिस करो। हमने भी बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस कराए हैं, हमारा आक्रमण बैच है, उसमें हमने चैप्टर वाइज क्रोनोलॉजिकल मैनर में सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस जो मैंने कराए हैं। तो आप उन सब चीज़ों से हेल्प ले सकते हो, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आपके पूरे चैप्टर्स जो रिवाइज हो जाएंगे, पूरे चैप्टर में किस किस तरीके के एमसीक्यूज बन जाएंगे वो भी आपको जो है पता चल जाएंगे, है ना। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको प्रैक्टिस करनी है। वहीं पर मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगी कि हमारा एक फ्री लाइव वेबिनार होने वाला है CUET के ऊपर, जिसमें आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि भाई CUET में 100% कैसे लानी है, क्या है CUET, कैसे देना है CUET, क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो आप सभी बच्चे अपने जो जूनियर्स है, अपने जो बाकी आपके फ्रेंड्स हैं, उन सभी को बताओ कि ये आप सभी को वेबिनार अटेंड करना है। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये सभी बच्चों के लिए। और ये वेबिनार होने वाला है 19 मई 2024 संडे को। तो 6 बजे आपको ये ज्वाइन करना है CUET उत्कर्ष पे। और अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो 24/7 आपका यहाँ पर फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, तो आप इस पर कॉल करके जो है इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। तो आई होप आप इस 15 डे की स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे, है ना। तो प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए, और अगर कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी उस पर भी कोई वीडियो बनाने की और आपके डाउट्स को सॉल्व करने की। टिल देन अपनी तैयारी को जारी रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट।